Hello everyone, welcome again to live session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take your today's the Hindi news analysis that is 3rd January 2023. So आज हम 3rd जनवरी 2023 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की दैट इज SC मेजॉरिटी रूलिंग फाइंड्स नो फ्लॉ इन 2016 डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और मैं आपको केस का नाम बता रहा हूँ, यू शुड नोट इट डाउन। एंड केस का नाम है विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन द नेम ऑफ द केस। दिस इज द विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। The judgment was delivered by 5 judges bench. 5 judges bench is known as constitutional bench. तो जिस बेंच में 5 जजेस होते हैं इट इज नॉन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है, अब इसमें 5 जजेस के नाम क्या थे? नाम थे इसमें जस्टिस अब्दुल नजीर, ये नाम भी लिख लें आप, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब्दुल नजीर। सेकंड है जस्टिस बी आर गोवा। नेक्स्ट जस्टिस बी आर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है तो इसके हर बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ए एस बोपन्ना, थर्ड है जस्टिस ए एस बोपन्ना एंड फोर्थ है जस्टिस बी रामा सुब्रामण्यम। बी रामा सुब्रामण्यम, ठीक है। और फिफ्थ जस्टिस है इसके बी वी नागरत्ना, ये जो जस्टिस है बी वी नागरत्ना, ठीक है। सो यहाँ पर दिस बी वी नागरत्ना इज द लेडी जज, दिस इज आल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्ट। नाउ क्वेश्चन ये था कि वेदर द एक्शन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट or the government of India regarding the demonetization process that was held in 2016 was legally valid or not. So इस केस में जो 4 जजेस हैं इन्होंने कहा है it was legally valid, but जो जस्टिस बी वी नागार्थना है इन्होंने कहा है नो इट वाज नॉट वैलिड और इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस टू लॉ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है this justice B.V. Nagaratna has given a dissenting opinion. This is the important fact कि इसमें इन्होंने dissenting opinion दी है, मतलब ये मेजॉरिटी के साथ नहीं थी। अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। बेसिकली देयर इज सेक्शन 26 क्लॉज 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेक्शन 2 क्लॉज 6 कहता है, क्या कहता है सेक्शन? इट ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट एनी डिनोमिनेशन इलीगल टेंडर ऑन अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। तो मतलब सेक्शन 26 क्लॉज 2 सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी डिनोमिनेशन के नोट्स को या करेंसी नोट को क्या इलीगल टेंडर डिक्लेयर कर सकती है on the recommendation of Central Board of RBI। अब मतलब जनरली हम जब प्रोविजन पढ़ते हैं तो वी केम टू नो दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव को खुद स्टार्ट नहीं कर सकती, बल्कि ये इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया जाना चाहिए? इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द दिस सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। तो पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई कोई डिसीजन लेगा एंड देन it will refer this decision to the this central government, then central government has the final authority to decide it। लेकिन बेसिकली एक्चुअली हुआ क्या? एक्चुअली ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक गजट नोटिफिकेशन निकाला और उस गजट नोटिफिकेशन के विद इन 24 आवर्स ऑनरेबल प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये डिक्लेरेशन की
कि 500 और 1000 के जो नोट्स हैं वो सारे नोट्स अब उसमें यूज में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो दिस वाज चैलेंज इन द केस ऑफ विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये था, तो जो हमारे 4 जजेस हैं, इन 4 जजेस का कंसर्न ये था और इनका जो ओपिनियन है, जो डिसीजन दिया, इन्होंने ये दिया कि 52 years of currency exchange cannot be said to be unreasonable। मीन्स अगर हम 52 years में करेंसी को बदल रहे हैं या किसी और रीजन से, जैसे टेरर फंडिंग है, ब्लैक मनी को कर्व करना है, उस रीजन से इसको कर्व कर रहे हैं या इसको करेंसी को हम चेंज कर रहे हैं, तो ये कोई गलत डिसीजन नहीं है एंड इट इज ए वैलिड डिसीजन। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट ये कहा, जो मेजॉरिटी जजेस हैं उन्होंने ये कहा कि डिक्लेरेशन मेकिंग प्रोसेस कैन नॉट बी फॉल्टी मेयरली बिकॉज प्रपोजल केम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जनरल रूल क्या है, एज पर लॉ प्रपोजल शुड हैव कम फ्रॉम द आरबीआई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, बट इन दिस केस प्रपोजल केम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया। नाउ सो ऑनरेबल जजेस जो मेजॉरिटी में डिसीजन दिया है, उनका व्यू ये है कि इफ अ प्रोसीजर इज अदरवाइज करेक्ट then it will not become illegal merely because that it came from the central government. So जो 4 major judges हैं, they consider that this is the legal action taken by the central government regarding the demonetization. Next point है, there has to be restrictions in the matter of economic policy and court cannot supplant the wisdom of executive with its own wisdom। तो उन्होंने ये कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे हमारा आर्टिकल 50 में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 50, वो कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मींस देयर विल बी द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द 3 organs of the state, means the legislature, executive, जुडिशरी। So honorable court in this case held that the court should not interfere into the economic affair of the government and it should not create hindrance in the policy decision। So कोर्ट को अपनी विजडम को इम्पोज नहीं करना चाहिए एग्जीक्यूटिव की विजडम पर। बट these were the point given by the majority judges, but जस्टिस बीबी नागरत्ना ने अपने कुछ डिसेंटिंग ओपिनियन में रखा है पॉइंट। उन्होंने कहा है demonetization should have been done by the an act of parliament and not merely by a gazette notification। तो इनका कंसर्न ये था कि डिमोनेटाइजेशन की अथॉरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट इट शुड हैव बीन डन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में इसके लिए एक पर्टिकुलर लॉ पास किया जाना चाहिए था और उस लॉ के बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता कि वेदर डिमोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड और डिमोनेटाइजेशन इज लीगल और नॉट। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और ये काम किसका है, लेजिस्लेशन का, सो ऑन दिस बेसिस जस्टिस वीवी नागरत्ना हैज गिवन द डिसेंटिंग ओपिनियन। सेकंड, रिकमेंडेशन शुड हैव कम फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई एंड नॉट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एज पर लॉ कहता है कि रिकमेंडेशन कौन देगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई रिकमेंडेशन देगा, लेकिन इस प्रेजेंट केस में रिकमेंडेशन कहां से आई, सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो शी कंसीडर्ड that it is not in accordance to law। Next point है, RBI did not apply its own mind and it's approved the center's desire। All record of RBI mention that as desired by the central government। So basically जो डिसीजन डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन है, as per law it should be taken by the RBI, but in this case decision was taken by the central government। So जितने भी records हैं, all the records of RBI show that as per the desire of the सेंट्रल गवर्नमेंट। शी कंटेंडेड दैट कि अगर ये डिसीजन, अगर ये जो डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन है ये लेजिस्लेशन के थ्रू आता तो पब्लिक वुड हैव बीन इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, तो जो हमारे रेस्पेक्टिव मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, सो इट वुड हैव बीन मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। So this is the important aspect of this news, the case against state control of Hindu temples। So author हैं इसके अक्षय नागार्जुन and he is an advocate in Supreme Court of India। तो इन्होंने कहा है, you may be aware this
the word secularism was added by 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल। सो हमारे देश में सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है। सो सेकुलरिज्म वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पर्टिकुलरली इन द प्रीएम्बल। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन एंड स्टेट गिव्स इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। वन मोर मीनिंग ऑफ द सेकुलरिज्म कैन बी कंसिडर्ड एज दैट state does not interfere in the religious matter। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 25 क्लॉज 2 आप सभी जानते हैं कि राइट टू रिलीजन इज द फंडामेंटल राइट गिवन अंडर आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 24 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी ऑफ दिस article empowers the state to enact the law providing for the social welfare and reform or throwing open of Hindu religious institutions to all classes or section of Hindu। So basically this article gives right to regulate the religion to the state। So by virtue of this article state has got the authority to regulate the affair regarding religion। लेकिन उन्होंने कहा है कि राइट टू रिलीजन और राइट टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ रिलीजन इज वन थिंग, लेकिन द कंट्रोल ऑफ द स्टेट शुड बी मिनिमम इन दिस रिगार्ड। अब यहाँ पर हम आते हैं, देयर इज अ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज नोन एज शिरूर मठ जजमेंट। ये जजमेंट डिलीवर्ड किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिस मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट 1951, इसको कहा था कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर वेरी ड्रैकोनियन। अब हाउ दीज प्रोविजंस आर कंसीडर्ड ड्रैकोनियन? तो बेसिकली दिस एक्ट गिव्स द राइट टू द गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इनटू द रिलीजन ऑफ अफेयर, और जो भी हमारे जो टेम्पल्स हैं और हिंदू रिलीजियस के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो भी इनकम होती है this income is taken by this state। so state का डायरेक्ट इंटरफेयर है। सेकेंडली जो स्टेट इस इनकम को लेता है उसकी ऑडिट नहीं होती। तो सपोज स्टेट हैज टेकन a particular amount of income from a temple, लेकिन वो इनकम कितनी ली गई ना तो उसका कोई रिकॉर्ड है, और अगर रिकॉर्ड है तो दैट इज नॉट करेक्ट। सेकेंडली उस इनकम का क्या हुआ उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब उसकी ऑडिट नहीं होती है। तो अगर हम थोड़ा सा देखें अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, एज पर HRC पॉलिसी नोट ऑफ 2012 and 13 हिंदू टेम्पल्स ऑन 4,78,545 एकर्स ऑफ प्राइम एग्रीकल्चर लैंड। तो हमारे देश के जो हिंदू टेम्पल हैं उनके पास 4,78,545 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है। सेकेंडली 22,599 बिल्डिंग्स हैं, 33,627 साइट्स हैं कवरिंग 29 करोड़ स्क्वायर फीट इन द एरिया। तो इतनी साइट में 33,000 साइट में इतना एरिया कवर्ड है। अब विच एस्टिमेट वैल्यू वुड बी, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है 10 लाख करोड़ रुपीज, बट द इनकम रियलाइज्ड बाय द तमिलनाडु HRC डिपार्टमेंट इज ओनली 120 करोड़ पर ईयर। अब देखिएगा तो मतलब इसकी टोटल वैल्यू अगर हम कंसीडर करते हैं इट इज 10 लाख करोड़ रुपीज, ठीक है। लेकिन ये जो एक्ट के अथॉरिटीज हैं ये केवल ये कहती हैं कि इससे जो है केवल 120 करोड़ रुपीज की ही इनकम जनरेट होती है। सो यहाँ पर देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो जो ऑथर हैं हमारे उनका कंसर्न यही है कि स्टेट का कंट्रोल जो है वो इतना उस पर नहीं होना चाहिए एंड स्टेट शुड नॉट डिक्टेट एवरीथिंग with respect to the endowment or with respect to the money of the temple, ठीक है। and if the state is taking the money of the temple then state should also be accountable for the same। तो स्टेट को ये बताना चाहिए कि इतने पैसे उसने लिए और इन पैसों का क्या उन्होंने कहाँ या किस तरह से उन पैसों को खर्च किया। नेक्स्ट है
towards reducing India's prison footprints. Now, the author is Stuti Shah. She is a doctoral candidate at Columbia Law School. तो दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट न्यूज, बट जनरली इसमें एक आस्पेक्ट को रील किया गया है. व्हाट? So she has made the base of the President Draupadi Murmu's speech on the celebration of Law Day in November 2022. So when she was invited by the Supreme Court Bar Association in the function of the Law Day, then she said that she reflected on her visit to prisons across India and circumstances of those in. She highlighted that these individuals were often unaware of their fundamental rights and has been incarcerated for prolonged period of minor offenses while their families struggling. अब इन्होंने कहा कि हमारे देश के जो प्रिजन में हैं, हमारे देश के प्रिजन में हजारों लाखों लोग जो हैं वो लैंग्विश कर रहे हैं, ठीक है, और दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर फंडामेंटल राइट्स, मतलब उनको अपने फंडामेंटल राइट के बारे में नॉलेज नहीं है, जिससे कि उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, और उनकी जो पुअर फैमिलीज हैं दे आर नॉट एबल टू गेट द जस्टिस प्रॉपरली, और बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड द गुड एडवोकेट, एंड दैट्स वाई जो उनको मतलब बेल है दे आर नॉट अवेलिंग देयर राइट टू बेल. नाउ ऑन वन एस्पेक्ट वी से दैट वी आर प्रोग्रेसिंग, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है. ऑन द अदर एस्पेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एलजी विनल कुमार सक्सेना डायरेक्टेड दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इन्होंने डीडीए को ऑथराइज किया है कि डीडीए 1,06 स्क्वायर मीटर लैंड दिल्ली प्रिजन के लिए देगी. तो ऑन वन टाइम वी से दैट वी आर डेवलपिंग एंड वी आर डूइंग प्रोग्रेस. दूसरे आधार पर हम हमारी जो दिल्ली है, दिल्ली गवर्नमेंट ने और मीन्स पर्टिकुलरली एलजी ने 1.6 लाख स्क्वायर मीटर लैंड जेल को देने के लिए कहा है. मीन्स डीडीए ये लैंड जेल को देगा और ये जेल नरेला में बनेगी. अब ऑथर इसमें ये कहना चाहता है कि जो फंड हम जेल पर, अब देखिएगा ये 1.6 लाख स्क्वायर लैंड है और इसका डीडीए ने कितने पैसे लिए इसके लिए, 135 करोड़ रुपीज डीडीए विल चार्ज फ्रॉम द प्रिजन डिपार्टमेंट. नाउ द कंसर्न ऑफ द ऑथर इज दैट कि अगर हम इस पैसे को डेवलपमेंट के लिए लगाते, बच्चों की एजुकेशन के लिए लगाते, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए या पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम के लिए लगाते, इट कुड हैव बीन बेटर यूज ऑफ द मनी. सो दिस इज द कंसर्न ऑफ द ऑथर इन दिस. सो ऑन वन टाइम वी से दैट वी आर प्रोग्रेसिंग, लेकिन सेकंड थॉट इज दैट वी आर क्रिएटिंग प्रिजन. फिर इन्होंने शी रेज द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रिजन रिफॉर्म इन इंडिया. इन्होंने कहा है कि अभी भी हम जो प्रिजन है वो ब्रिटिश टाइम के जो हमारे लॉज हैं उनके बेसिस पर ही प्रिजन को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है. तो वी नीड टू मेक द रिफॉर्म इन दैट, हम उसको रिफॉर्म करना चाहिए. नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जब किसी पर्सन को जो जेल बन रही है तो उसमें सिक्योरिटी मेजर्स इस तरह से कहे गए हैं कि द मोस्ट ऑफ द पीपल विल रिमेन इन द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब है किसी भी ऑफेंडर को, एक्यूज्ड को एकांत में रखना. तो शी इज कंसर्न दैट द राइट ऑफ द प्रिजनर्स विल ऑल्सो बी वायलेटेड. तो इस तरह से इन्होंने कॉन्ट्राडिक्शन को शो किया है कि हम कहते क्या हैं और हमारी जो रियलिटी है वो क्या है. नेक्स्ट है एक नया कोरोना वायरस का वेरिएंट सामने आया है. तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट न्यूज़, बस आपको ये वेरिएंट का नाम है XBB.1.5 सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन. दिस वाज कंफर्म्ड इन द गुजरात. बस केवल आपको इसका नाम समझना है बस. Now we understand what is delimitation exercised by Assam. तो बेसिकली ये एक्सरसाइज डिलिमिटेशन को हमको समझना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड डिलिमिटेशन. तो डिलिमिटेशन मीन्स अ प्रोसेस बाय विच द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज आर रीएडजस्ट और एडजस्टेड. तो सपोज अर्लियर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हैविंग द बाउंड्री लाइक दिस, सो नाउ दिस विल बी, देयर लिमिट्स विल बी redefined. So for example, suppose this was the earlier constituency, now it can be decreased or it can be increased by the delimitation commission. This is set up by the President of India and the main purpose of this is conducting the election in a proper manner. Now the government is planning to make a law or regulation for the online gaming, or the basis is that
कि जो ऑनलाइन गेमिंग होती हैं these contain the element of wagering. So this is important. How? Because online gaming में betting होती है and betting is a wager. So these considered as a void agreement. So you may be aware because section 30 of Indian Contract Act, section 30 of Indian Contract Act कहता है an agreement by way of wager, an agreement by way of wager is void. मीन्स अगर कोई वेजरिंग एग्रीमेंट करते हैं तो सारे ऐसे एग्रीमेंट void होते हैं. अब वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है? सो वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर दोज एग्रीमेंट which are based upon unforeseen situations or which are not which depend upon unforeseen event. ठीक है, which may happen or which may not happen, like betting. So these agreement are considered against the law. So most of the online games are based upon this. So government, this parliament is trying to control these kind of activities by the enactment of a legislation. So these are the important news for today. So dear students, thank you very much. I will come again with the next the Hindu news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.